सभी मित्रों को पाराशर ज्योतिष केंद्र की तरफ से नए संवत्सर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार वर्ष भर सुख समृद्धि से रहें और आरोग्य आप लोगों को प्राप्त हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा ये जो नया संवत्सर आज शनिवार 2 अप्रैल से लगा है। देखिए दोस्तों, जो कुल संवत्सरों की संख्या होती है वो 60 ही संवत्सर माने जाते हैं और एक संवत्सर 1 वर्ष तक चलता है। तो इस हिसाब से 60 संवत्सर आने में 60 वर्ष लग जाते हैं। इसमें 3 विभाग किया गया है संवत्सरों का। जैसे शुरू के जो 20 संवत्सर होते हैं उनको ब्रह्मा विंशति कहा जाता है। जो बीच के 20 संवत्सर होते हैं उसके बाद उनको विष्णु विंशति कहा जाता है। और जो तीसरा भाग होता है जो कि आजकल चल रहा है उसको रुद्र विंशति कहा जाता है। तो रुद्र विंशति के जो 20 संवत्सर होते हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं। जैसे कि नाम रुद्र है, भगवान शिव स्वयं ही जो है संहार के कारक माने जाते हैं। तो ये थोड़ा उथल पुथल और उग्रता और तमोगुण को अपने में लिए होते हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे अभी 50वां संवत्सर आज लगा है जिसको कि नल संवत्सर कहा जा रहा है। हालांकि जो ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें इसको अनल संवत्सर कहा गया है, लेकिन नल भी इसी का नाम है, अनल इसका ओरिजिनल नाम है। तो ये अभी 50वां संवत्सर चल रहा है। अभी 10 संवत्सर और आएंगे जो कि रुद्र विंशति होंगे और उसके पश्चात यानी कि अभी से 11 साल पश्चात ब्रह्मा विंशति के संवत्सर चालू होंगे। तो आप लोग देखेंगे कि संसार में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन 11 साल के बाद होने शुरू होंगे। तो आज बात करते हैं जो आज संवत्सर लगा है, नल संवत्सर या अनल संवत्सर। दोस्तों, अनल का अर्थ होता है अग्नि यानी कि आग। अनल संस्कृत शब्द नाम है अग्नि का। तो अपने नाम के अनुरूप ये जो संवत्सर है ये उग्रता लाने वाला है। अग्नि यानी भीषणता, क्रोध, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, संहार, दुर्घटनाएं, भूकंप इत्यादि जो है अग्नि तत्व जो भी उग्र कार्य होते हैं वो अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो अपने नाम के अनुरूप ये संवत्सर इस वर्ष भी अपनी उग्रता का फल देगा, जिसका कि हमें पहले ही जो है आभास इसने करा दिया है। आज के समय में भले ही यूरोपीय देशों में जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लगी हुई है, ये संवत्सर आने के ही कुछ समय पहले वहाँ इतना भीषण नरसंहार शुरू हो गया और अभी श्रीलंका में भी भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अन्य देशों में भी राजनीतिक उथल पुथल की ही स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा आम जनमानस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। भले स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे दुर्घटनाएं आज के समय में ज़्यादा हो रही हैं, अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी तस्कर भय इस दौरान ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये सभी संवत्सरों के शुभ या अशुभ प्रभाव के कारण होता है। तो पहली बात, अनल संवत्सर जो है उग्रता लिए हुए हैं। दूसरा बात करें, इस वर्ष का जो राजा है, जैसे मंत्रिमंडल होता है, जैसे पृथ्वी में होता है प्रधानमंत्री होता है तो उसका मंत्रिमंडल होता है। तो सेम चीज़ जो है आकाशमंडल में भी होती है। वहाँ प्रतिवर्ष एक न एक ग्रह राजा बनता है और उसका एक मंत्रिमंडल गठित होता है, क्योंकि वो उसको देव दरबार कहा जाता है। जो हमारी धरती पर चलता है इसको राज दरबार बोला जाता है। और जो राज दरबार है ये अनादिकाल से ही जो है उसी की नकल यहाँ की जाती है। तो उसी के अनुसार यहाँ भी सिस्टम बनता है। तो दोस्तों, बात करें राजा की, तो इस वर्ष का जो राजा है संवत्सर का वो शनिदेव है। तो शनिदेव अपने आप में अत्यंत क्रूर और भीषण ग्रह हैं, जिसका प्रभाव जो है अनेक रूप में इसमें देखने को आएगा। तो उसका मैं फल बताता हूँ कि किस तरह का शनि फल देगा। शनि राजा होने से अधिक जल यानी कि पानी इस वर्ष भी ज़्यादा बरसने की संभावना रहेगी और पानी थोड़ा नुकसान करने वाला विनाशकारी स्थिति में ही आएगा। रोगों की ये अधिकता करेगा। इसके कारण आम जनमानस इसमें परेशान रहेगा और राजाओं में युद्ध और भ्रम की स्थिति चारों ओर रहेगी। चोर और तस्कर यानी कि जो गलत काम करते हैं इनकी बहुलता रहेगी और घटनाएं ये ज़्यादा करेंगे।
और कई स्थानों में ऐसा भी खंड वृष्टि भी हो सकती है, कई स्थानों में अकाल की स्थितियाँ बनाएगा और कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा जलीय यहाँ पर बरसाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी इसमें। दूसरा जो मंत्री हैं वो है गुरु, तो ये अच्छी बात है बृहस्पति का मंत्री होना। तो ये कहीं ना कहीं शनि के असर को और ये जो संवत्सर है इसके अशुभ असर को काफ़ी हद तक ये कम कर देंगे मंत्री होने से बृहस्पति। तो इससे पृथ्वी में विविध प्रकार के धान्य होंगे, अच्छी वर्षा होगी और ये देश के राजाओं के लिए भी एक अच्छी मतलब पॉजिटिव चीज़ बृहस्पति यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें इसमें अनेक चीज़ें और होती हैं, जैसे सशेष होता है वो भी शनि है, धान्येश यानी कि धान से संबंधित चीज़ें जो फसलें होती हैं वो शुक्र है, तो मेघेश इसमें बुध है बारिश का, रसेश चंद्र है, निर्शेष शनि है। तो इस तरह से अलग अलग विभाग बांटे गए। तो अच्छी बात ये है कि ज़्यादा जो विभाग हैं वो शुभ ग्रहों के पास ज़्यादा गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि शुभ ग्रहों के पास ज़्यादा विभाग जाने से ये अशुभ फल जो मैंने बताई इसमें कमी करेगा और शुभ फलों में वृद्धि करेगा। तो इसको बैलेंस कर देगा, ये अशुभ और शुभ फलों में 50-50% इसमें ये बैलेंस कर देगा इसमें। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, इसमें जैसे बात करेंगे कि थोड़ा चैत्र मास में ये जो अभी महीना चल रहा है, ये जो अप्रैल लगभग 14 तारीख तक चलेगा, इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लोगों को आ सकती हैं और प्रबल वायु का प्रकोप बना रहे, अर्थात जो वात रोग होते हैं जैसे कमर दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है या दांतों में दर्द होना है, सर में दर्द होना है, इस तरह की चीज़ें ये चैत्र के मास में बनी रहेंगी। और बैसाख के महीने में थोड़ा अरिष्ट होने के योग इसमें बनेंगे और अन्न संग्रह कार्य यानी कि फसल के लिए अच्छा महीना माना जाएगा। ज्येष्ठ मास जो आएगा उसमें राजाओं में परस्पर विरोध बढ़े, तो ये दुनिया के जो देश हैं इनमें फिर यहाँ पर मनमुटाव हो सकता है। और कार्तिक में विक्रय और मार्ग शीर्ष आदि 3 मासों में अन्न का संभाव बना रहे और फाल्गुन मास में यानी कि जो अभी 2023 में जो फाल्गुन का मास आएगा फरवरी के समय, उसमें ये बच्चों में रोग और कष्ट होने की संभावना यहाँ पर बना रहा है। तस्करों से भय और पूर्व दिशा में यानी कि जो पूर्व दिशा होती है पृथ्वी की उसमें दुर्भिक्ष यानी कि अकाल और उत्तर भाग में प्रतिकूलता बनी रहेगी। तो ये जैसे भारत की भी दृष्टि करें तो जो उत्तर भाग है हमारा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा प्रतिकूल असर यहाँ पर ये बता रहा है। तो शुभ ग्रह का वर्चस्व है और अशुभ ग्रह के पास कम है, तो इसका फ़ायदा भी ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें आय और व्यय चक्र की कि किस राशि में कितना आय ये इस बार दे रहा है और कितना व्यय दे रहा है। तो सबसे पहले बात मेष राशि करेंगे तो आय और व्यय सम है, 14 अंक आय को 14 अंक व्यय को मेष राशि के लिए। तो यहाँ पर ये इसका फल आ रहा है रोग भय, तो आप लोग स्वास्थ्य का ख्याल इसमें रखें। और वृष राशि के लिए आय भी 8 व्यय भी 8, तो ये विजय, तो ये बराबर इसमें भी जा रहा है, तो ये विजय की संभावना यहाँ पर बताएगा, तो ये शुभ है। मिथुन राशि के लिए आय का नंबर 11 व्यय का नंबर 5, तो आय में ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, विजय इसका फल है। कर्क राशि में आय 5 व्यय 5, तो ये लाभ की स्थितियाँ कर्क राशि के लिए बनाएगा, अच्छा है। सिंह राशि में आय 8 व्यय 14, तो ये यहाँ पर थोड़ा सिंह राशि वालों को अपयश का सामना करना पड़ सकता है इस वर्ष। कन्या राशि वालों के लिए आय 11 व्यय 5, तो ये विजय देगा। तुला राशि वालों के लिए आय व्यय दोनों 8-8 है, तो ये विजय देगा, ये भी अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आय 14 व्यय 14, तो ये कलेश की संभावना यहाँ पर ये बना रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आय 2 व्यय 8 लाभ, तो लाभ की स्थितियाँ धनु राशि वालों के लिए ज़्यादा रहेंगी। मकर राशि वालों के लिए आय 5 व्यय 2 सम्मान, सम्मान की स्थितियाँ मकर के लिए बनेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए आय 5 व्यय 2 सम्मान, सम्मान मिलेगा कुंभ राशि वालों को। और मीन राशि वालों के लिए आय 2 और व्यय की स्थितियाँ 8 इसमें बन रही है और इसका फल इसने लाभ बता रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें जिसके कारण से आप लोग अनुपात निकाल सकते हैं। अब मैं अंत में आपको आपका जो जन्म नक्षत्र है अगर आपको मालूम है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा हो, आद्रा हो, पुनर्वसु हो, पुष्य हो, आश्लेषा हो, मघा हो या पूर्वा फाल्गुनी हो,
तो आपका जो विषुवत संक्रांति गई है वो सिर में गई है, और इसका फल ये होगा कि आपको भूमि लाभ मिलेगा, भवन लाभ मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी इन नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों के लिए। दूसरा, अगर आपका नक्षत्र भरणी है, कृत्तिका है, रोहिणी है, तो इसका परिणाम मुख में होगा, इसका फल मिलेगा विद्या लाभ और सफलता। तीसरा, अगर आपका जन्म नक्षत्र सतभिषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती है, अश्विनी है, तो आपकी हृदय में इसका वास रहेगा और आर्थिक संसाधनों में आपकी वृद्धि रहेगी, क्योंकि ये हृदय में इसका वास रहेगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा है, यानी कि अगर आपकी राशि मकर है, तो आपके दाएं हाथ में ये संक्रांति गई हुई है, तो इसमें धन लाभ और मांगलिक कार्य आप लोगों के होंगे। अगर आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, यानी कि आपकी राशि वृश्चिक या धनु है, तो आपके बाएं हाथ में गई हैं, तो अनावश्यक व्यय होगा और धनहानि, तो खर्च में नियंत्रण रखें। अगर आपका जन्म नक्षत्र स्वाति है, विशाखा है, अनुराधा है, तो आपके दाएं पैर में ये संक्रांति गई है, तो व्यर्थ भ्रमण और परिक्रम और देशाटन, यानी कि व्यर्थ भ्रमण इसमें हो सकता है। और अगर आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा है, तो आपके बाएं पैर में संक्रांति का वास है, तो इसमें शारीरिक कष्ट, विवाद और अशांति और तनाव ये यहाँ पर दे सकता है। तो ये जो है इसमें विषुवत संक्रांति का फल था। अब दोस्तों एक चीज़ अंत में और बता देता हूँ कि अपैट जिसको बोला जाता है, अपैट का मतलब होता है आज जैसे शनिवार है, तो जिस समय नया संवत्सर लगा उस समय मीन राशि का चंद्रमा था, तो उस हिसाब से मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये वर्ष अपैट जाएगा। और अपैट का मतलब आपके मन से होता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए खराब गोचर कर रहा है, 4-8 में गोचर कर रहा है। तो इसका प्रभाव साल भर न पड़े, इसलिए आपको एक उपाय मैं बता देता हूँ इसके लिए कि और साथ ही संक्रांति अपैट पड़ रही है वृष, कन्या, मकर को, उपाय साथ ही बता देता हूँ। संवत्सर अपैट मेष, सिंह, धनु, संक्रांति अपैट वृष, कन्या और मकर में। तो दोस्तों इसका एक आसान उपाय आपको बता देता हूँ। किसी भी दिन, सोमवार के दिन, आप नवरात्रों में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में आप जाएं, 1.25 मीटर सफ़ेद वस्त्र ले जाएं और 1 किलो लगभग उसमें चावल ले जाएं साथ में, और वो वहाँ पर दान दे दें दक्षिणा के साथ। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 किलो लगभग चावल, और साथ ही वहाँ पर दक्षिणा भी दे दें, और साथ में एक घी का या तिल के तेल का दीपक वहाँ पर जला लें, और मंदिर से ही जो है एक तिलक वहाँ पर लगा लें। तो ये जो संक्रांति अपैट या संवत्सर अपैट जिन राशि वालों को भी गया है, इसके अशुभ परिणाम इससे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये संवत्सर फल था। अब एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसमें कि संवत्सर में कि प्रत्येक राशि के ऊपर ये वर्ष कैसा फल देगा। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।